यह प्रारंभ से ही हमारे हर कदम में सहयोग कर रहे हैं। जब हमने फरवरी में तत्वार सूत्र की कार्यशाला की थी, उस समय भी आपने सहभागिता दे करके हमारा आर्थिक सहयोग किया था। अभी इस संगोष्ठी में भी कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि आगे भी इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका परिचय मात्र इतना नहीं है। प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी भारतीय दर्शनों के साथ ही पाश्चात्य दर्शनों के गंभीर अध्येता है। भारतीय दर्शनों में जो हम लोग वैदिक, अवैदिक, आस्तिक, नास्तिक की बात करते हैं, उसमें सभी दर्शनों के प्रति उसी तरह से अनुरागी भी हैं। खास करके जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन जो प्रायः उपेक्षित रहता है, उसका भी आपने गंभीर अध्ययन किया हुआ है। और यह आपको भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो एकेडमिक काउंसिल है, उसमें हमने आपको नॉमिनेट किया है। उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था और उन्हीं ने यह विषय सुझाया था। जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग को किस विषय में संगोष्ठी करनी चाहिए, तो आपने शास्त्र वार्ता समुच्चय का विषय सुझाया था। क्योंकि आचार्य हरिभद्र सूरी जो कि 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं, वो प्रकांड विद्वान थे। एक तो उन्होंने प्राकृत में एक ग्रंथ ही ऐसा लिख दिया है, समराइचिका, जिसके लिए कहा जाता है कि वो प्राकृत में उपन्यास शैली में लिखा गया ग्रंथ है। ना उसके पहले कोई इतना बृहद और महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया, ना बाद में लिखा गया। अभी परसों ही हमने जो मासिक हम लोग ऑनलाइन व्याख्यान माला चलाते हैं, तो उसका विषय ही आचार्य हरिभद्र सूरी का पृष्ठभूमि के रूप में हमने रखा था। तो उसमें उन्होंने जो ज्ञान संपदा का वर्णन किया था डॉक्टर रमेश चंद जी ने हरिभद्र सूरी के द्वारा, उसमें 64 कलाओं के साथ 82 विद्याओं का उल्लेख है। यानी भारतीय ज्ञान संपदा का एक प्रकार से खजाना कह सकते हैं, इसका उन्होंने विस्तार से प्रतिपादन किया था। इसके बाद में आचार्य हरिभद्र सूरी जी का षट दर्शन समुच्चय है। उस दर्शन समुच्चय में भारतीय दर्शनों का जो ईमानदारी से प्रतिपादन किया गया है। क्योंकि प्रायः क्या होता है कि जब एक परंपरा का आचार्य दूसरी परंपरा के आचार्य का वर्णन करता है, तो वो पूरी तरह से एक प्रकार से ईमानदारी नहीं रख पाता, कहीं ना कहीं उसमें राग द्वेष लगता है। लेकिन आचार्य श्री ने उसमें षड्दर्शन समुच्चय में इस तरह से एक प्रतिपादन किया है सभी दर्शनों का। ऐसा लगता है कि जब वो बौद्ध दर्शन का प्रतिपादन करते हैं कि बौद्ध आचार्य हैं, जब वो वेदांत का प्रतिपादन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जैन आचार्य के वेदांत के आचार्य हैं। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण षड्दर्शन समुच्चय का उन्होंने ग्रंथ का प्रयत्न किया था। फिर उसके बाद में एक जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, शास्त्र वार्ता समुच्चय। 8वीं शताब्दी में एक परंपरा थी, जैसे बौद्ध परंपरा में तत्व संग्रह लिखा गया, उसमें भी उन्होंने क्या किया था कि पूर्व जितने भी आचार्य थे, सभी आचार्यों का पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थित किया था, फिर बौद्ध मत से उसकी समीक्षा की थी। इसी तरह से यहाँ पर भी शास्त्र वार्ता समुच्चय में 8वीं शताब्दी के मैं समझता हूँ कि जितने दर्शन थे उनको पूर्व पक्ष में रख करके इन्होंने पूर्व पक्ष भी नहीं कहा है, उसको उपस्थित करके उसकी समीक्षा की है। और समीक्षा करते समय एक होता है खंडन करना और मंडन करना, तो उन्होंने उनके गुण भी बताए हैं कि अमुक दर्शन ने इसका जो प्रतिपादन किया है वो इस दृष्टि से किया है, और उन्होंने उस पर उसमें परिहार भी बताया है कि इसमें क्या दोष हो सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जैन परंपरा की रक्षा नहीं की गई है, तो उसमें जैन परंपरा की रक्षा भी की गई है और दूसरे दर्शनों का अच्छा विवेचन भी किया गया है। तो आज जो हम 3 दिन की इस गोष्ठी का विवेचन करने जा रहे हैं, उसमें आपको पूरे भारतीय दर्शनों का आलोड़न हमको प्राप्त होगा और एक प्रकार से आपको उसमें जैन दृष्टि का भी अच्छी तरह से ज्ञान हो सकता है। इसका बीज व्याख्यान तो हमारे मिश्र जी देंगे। मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ में अपने आचार्य श्री के प्रति नमन करता हूँ। हरिभद्र सूरी का जो महत्व है, हमारे तो संस्था में खास करके हाल का नाम भी आचार्य हरिभद्र सूरी रखा गया है।
उनकी विशेष करके। इसके पहले भी एक संगोष्ठी इस संस्थान में पहले हो चुकी है कभी, और उसका जो अंग्रेजी के उसके लेख हैं वो छप चुके हैं, उसके हिंदी के लेख अभी हम लोग छापने जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने आचार्य हरिभक्त सूरी के व्यक्तित्व कृतित्व पर काम किया था, अब हम उनके एक एक ग्रंथ पर काम करना चाहते हैं। तो उस श्रृंखला में हमारा जो पहला ग्रंथ है शास्त्र वार्ता समुच्चय का, इसकी दृष्टि में हमारे जीतू भाई का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वह भी हमारे संस्था के मार्गदर्शक हैं, और जो भी एक प्रकार से सूत्रधार के रूप में होता है, हम लोग तो उसमें पद चिन्हों में चलते हैं। तो अपने अध्यक्ष जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे ट्रस्ट के बहुत ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जेपी जैन, मैंने बार बार इसलिए भी कहता हूँ यहाँ बैठने को कोई मानते ही नहीं है, हमारे डीके जैन साहब और जेपी जैन जी सबसे वरिष्ठतम उपाध्यक्ष और सदस्य हैं, और इन लोगों का मार्गदर्शन है। हमारे जो भी ये वरिष्ठ ट्रस्टी हैं, खास करके डीके जैन साहब, ये जैन स्कूल के संचालन में बहुत बड़ा मार्गदर्शन करते हैं, और चूंकि स्कूल के संचालन का इनका बहुत ही गंभीर अध्ययन है और इनका एक प्रकार से अनुभव है, वो हम लोगों के लिए भी मार्गदर्शन करते हैं। तो हम अपने इन दोनों वरिष्ठ सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि जैसे होता है कि एक वरिष्ठ पीढ़ी भी हमारे साथ है और युवा पीढ़ी भी जुड़ी हुई है, तो इस वर्ष जो अभी नई प्रबंध कारिणी समिति हम लोगों की गठित हुई है, तो उसमें दोनों हमारे युवक जुड़ गए हैं। श्री विपिन जी का परिचय तो इस रूप में है कि इनके पिताजी श्री राजकुमार जी के द्वारा ही मुख्य यह संस्थापना है, या जो पूरा परिदृश्य आप देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, सब उनके द्वारा है। तो निश्चित ही उन्हीं के कर्मों में आप आगे बढ़ते हुए हमारा सहयोग करेंगे। इसी तरह से श्री राकेश जी भी, अशोक जी भी हमारे साथ संस्था में पहले से अच्छी तरह से एक्टिव रहे हैं, और इस बात को हमारे सदस्य के रूप में, प्रबंध कारिणी के सदस्य के रूप में यहाँ पर आए हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी इस मंच में हमारे विद्वानों को हमने 40 विद्वानों का आह्वान किया था। इस 40 विद्वानों में हमारे समक्ष 30 विद्वानों की उपस्थिति हो रही है, और महत्वपूर्ण यह है कि देश के जो वरिष्ठतम विद्वान हैं, तो उच्च कोटि के जो वरिष्ठतम आयु में भी और ज्ञान में भी, तो एक श्रृंखला हमारे पास इस वरिष्ठ विद्वानों की है, और मध्य वर्ग की भी है, और जो युवा विद्वान हैं उनको भी हम लोगों ने रखा है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम 40 विद्वानों को बुलाते हैं, तो 10 विद्वानों की कोई न कोई स्थिति ऐसी बनती है कि इसी कारण से वो आ नहीं पाते हैं। तो हमारे जीतू भाई का मार्गदर्शन था कि अब उनके स्थान पर युवा विद्वानों को स्थान देना है। तो जो भी 10 स्थान रिक्त हुए थे, हमने अपने 10 युवा विद्वानों को यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि वो आगे हमारा लंबी समय तक हमारी परंपरा को जीवित रखेंगे। तो मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी, जो यहाँ के पूर्व निदेशक रह चुके हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर जय कुमार जी पीछे बैठे हुए हैं, ये अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं, और इनको हम लोग अपना मॉडल मानते हैं, क्योंकि जब ये बनारस में पढ़ा करते थे उस समय हम लोग ये सीनियर हुआ करते थे, और इन्होंने तीनों यूनिवर्सिटियों में टॉप किया था। आप सोचिए, जैसे आज गवर्न की पद्धति चल रही है ना भारतीय विश्वविद्यालय में, तो उस समय भी चला करती थी कि लोग यहाँ भी संस्कृत यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। खाली ऐसा टॉप नहीं किया था कि अपने विषय में, बीए में पूरी यूनिवर्सिटी में, यानी ग्रेजुएशन का इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ऐसा एक वहाँ पर मेडल होता है जो पूरा ग्रेजुएशन में टॉप करता है, यानी बीए में तो वो टॉप करेगा ही। तो इन्होंने इस तरह से कई मेडल तो जीते ही हैं। बिल्कुल युवा की बात करता हूँ, लेकिन इस समय भी जब आप उनको सुनेंगे तो वास्तव में बहुत ही गंभीर और प्रभावक विद्वान हैं। इसी तरह से प्रोफेसर कुसुम पटेरिया जी, जो नागपुर विश्वविद्यालय से रिटायर्ड हैं प्रोफेसर के पद पर, बहुत ही शांत लेकिन गंभीर अध्येता है। अभी इनके जितने भी पत्र हम पढ़ते उसमें छापते हैं, मैं तो कई पत्रिकाओं से इनके लेख आते रहते हैं,
अब जैसे सांख्य दर्शन का स्रोत ये कहना चाहती है कि इनके मूल स्रोत हमारे श्रवण परंपरा में है, इस पर उपेक्षा की जाती है। तो भारतीय दर्शनों में श्रवण परंपरा के जो स्रोत हैं, जैन परंपरा के, बौद्ध परंपरा के, इनके लेखों का बहुत ही बड़ा वैशिष्ट है। हम अपनी पत्रिकाओं में अभी और उन्होंने आज ही को लेख दिए हैं, उनको छापेंगे, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर धर्मचंद जी कुरुक्षेत्र वाले सामने बैठे हुए हैं। ये भी 84 वर्ष की अवस्था में भी प्राय बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोगों के प्रति उनका स्नेह है कि यहाँ पर आए हैं, को मार्गदर्शन प्राप्त कर देंगे। इसी तरह से डॉक्टर धर्मचंद जी जयपुर वाले, आप भारतीय दर्शनों के वस्तुतः इतने गंभीर अध्येता है कि हमारी जैन विद्वानों को खड़ा करना होगा हमको कि सभी दर्शन का प्रतिनिधि कोई है तो हम आपके डॉक्टर धर्मचंद जी को खड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से डॉक्टर सिद्धार्थ काशी बम्बई से आए हुए हैं, डॉक्टर कमलेश जी जयपुर से, डॉक्टर प्रोफेसर अशोक जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, संभवतः उनकी ट्रेन लेट होगी, रास्ते में होंगे। प्रोफेसर प्रद्युम्न साहब वाराणसी से, ये भी अभी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। डॉक्टर पत्रिका जैन यहाँ पर, एक और हमारे वरिष्ठ विद्वान डॉक्टर शीतल चंद जी और अरुण जी जयपुर से आने वाले हैं, वे पद तक पहुँचेंगे। युवा विद्वानों में डॉक्टर आलोक जी, प्रोफेसर योगेश कुमार, डॉक्टर रमेश चंद जी दिल्ली से अभी आने वाले हैं, डॉक्टर सुरेंद्र भारती जी आने वाले हैं और डॉक्टर नरेंद्र जी गाजियाबाद आने वाले हैं। तो इस तरह से मैं इन सभी विद्वानों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और प्रेम जी का तो मैंने, और मैं सभी विद्वानों में उनका, और इसके साथ ही हमारे कहने पर जामिया विश्वविद्यालय के संस्कृत डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जयप्रकाश जी हैं। ये हमारे लखनऊ परिषद के छात्र रहे हैं, तो अभी भी ये गुरु भाव से आदेश का पालन करते हैं। प्रोफेसर हो गए हैं, लेकिन जब भी हमें तो कहते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम में आना है तो स्वयं भी जाते हैं और अपने एक मित्रों को भी लाते हैं। हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहना ये भी हमारी संस्था का उद्देश्य है, और हम तो चाहते हैं कि हर इंस्टीट्यूट से भी अपने कार्यक्रम संपन्न कराएं। लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ के प्राकृतिक विभाग के और जैन दर्शन विभाग के सभी अध्यापकों को उन्होंने बुलाया था, लेकिन वहाँ परसों दीक्षांत समारोह होने के कारण से राष्ट्रपति वहाँ पर आ रही है, तो उन लोगों को अवकाश नहीं मिला है, उस कारण लोग नहीं आ पाए हैं। तो इस तरह से हमारा यह कार्यक्रम का एक छोटा सा आयोजन है। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। और हमारे PLI के और जो आत्मबल स्मारक संस्थान के इन लोगों का पूरा जो सहयोग रहता है, सभी लोगों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी हमारे संस्थान के बारे में जब धन्यवाद ज्ञापन होगा तो अशोक जी विस्तार से हमारे ट्रस्ट के बारे में बताएंगे। हमने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने